हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। आपको पता है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। 3 पार्ट में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? 25, 75 डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन है। उसके अलावा आपको ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर बोल देता हूँ, क्वेश्चन आप आंसर बताइए, सिंपल आप आंसर ऐसे मत आता हो कि हाँ ABCD ये होगा। नहीं, आपको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, उससे रिलेटेड जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। उसके अलावे मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ फैक्ट डालने का ट्राई करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सीधा एक क्वेश्चन सारे करंट के होंगे, जो डायरेक्टली करंट आप पढ़े हो तो ही पता होगा। नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे इसमें कोई टॉपिक आया तो मैंने उसके मिनिस्ट्री के बारे में पूछ लेता हूँ। मिनिस्ट्री, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी सब मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना, कि कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री से आता है, तो ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से ही डिस्कस करेंगे। जैसे आपको बताते चलूँगा, आगे क्वेश्चन देखते चलेंगे, हम उसमें डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, क्योंकि मैं खुद क्वेश्चन बनाता तो मैं पूरा पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ कि बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहला है, एक काउंसिल बनाया गया जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। ध्यान देना, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। इसमें क्या क्या है, इसमें इससे रिलेटेड कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? सबसे पहले, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर एक बॉडी है। बॉडी के पास कुछ ना कुछ पावर होगा। क्या वो पावर इसके द्वारा, इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा मिलेगा? वो एक्ट कौन सा है? ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 के तहत जो पावर मिला है, उस पावर को एक्सरसाइज कौन करेगा? नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर जो कि एक काउंसिल एस्टैब्लिश की गई है, उसके हेड है हमारे यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर। थर्ड ऑप्शन है। क्या दोनों करेक्ट है या दोनों गलत है? क्लियर है ना? तो समझ लिया ना? देखो, इसका आंसर है दोनों करेक्ट है। मैं समझा दे रहा हूँ कि हमेशा कोई एक्ट बनती है, एक्ट के अंदर कुछ पावर होता है कि हाँ ये एक्ट के अंदर ये काम करने हैं, तो ये पावर किसी न किसी बॉडी को दिया जाता है। जिस बॉडी को दिया जाता है उसमें इस बॉडी का नाम है, मतलब अधिकतर काउंसिल होता है। जैसे आपको पता है, नेशनल काउंसिल फॉर ओबीसी, नेशनल काउंसिल फॉर एसटी, नेशनल काउंसिल फॉर एसटी एससी, ये सब होता है ना। तो नेशनल काउंसिल जब भी आए तो एक बॉडी होगी, इस बॉडी को किसी एक्ट के तहत पावर मिला है। क्लियर है ना? तो समझ गया ना? आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के अलावे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? आप बस यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लेना, यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर के यूनियन मिनिस्टर कौन है, मतलब सोशल जस्टिस मिनिस्टर के यूनियन मिनिस्टर कौन सा है। क्लियर? उसका नेक्स्ट रिवर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे। रिवर रोपवे का मतलब होता है नीचे से रिवर गुजर रही है, ऊपर आप पहाड़ के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे रोपवे की मदद से जा रहे हो। क्लियर है ना? जो रस्सी पे नहीं, एक गाड़ी लटकी रहती है और ऐसे यहाँ से यहाँ जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ ब्रिज बनाना बहुत टफ है और बहुत महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा आप रोपवे बना दो बहुत सस्ते से। तो अब बताना है लॉन्गेस्ट रोपवे, लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे जो बनाया गया है इंडिया का, ये इंडिया का एक्चुअली, इंडिया आज। क्लियर? वर्ल्ड का नहीं है। तो आपको बताना है किस रिवर पे बना है, गंगा रिवर पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, बराक रिवर पे या नन। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा और आपका आंसर सही है बिल्कुल, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। क्लियर? और ये ऐसे है। क्लियर? गुवाहाटी में बनाया गया है, गुवाहाटी जो कि आपको पता है ब्रह्मपुत्रा रिवर में, आसाम में। क्लियर? और बहुत है, ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, रोपवे की, और 7 मिनट में कवर किया जाता है इस लेंथ को। और ये कहाँ से कहाँ तक ऑपरेट हो रहा है आपको पता है? गुवाहाटी में ही 2 जगह है, एक है काचरी घाट, कचरी घाट हम बोलते हैं, काचरी घाट। जो आसाम वाले हैं उसको वो अच्छे से इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, उनको पता होगा। और कचरी घाट गुवाहाटी में एक जगह है जिसका नाम है डोल गोविंद टेम्पल, डोल गोविंद टेम्पल, ये है नॉर्थ गुवाहाटी में। क्लियर? 2 जगह देख लिए। आपको आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कचरी घाट कहाँ पे है, कि ये न्यूज में था, ये घाट न्यूज में था, ये घाट कहाँ पे है, आसाम, आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन 2-3 जगह से बन सकता है। एक तो लेंथ पूछ सकता है, आसाम में है, गुवाहाटी में है एरिया, और टेम्पल भी आपको पता है, गोविंद टेम्पल है यहाँ पे। क्लियर? उसी को जोड़ता है, डोल गोविंद टेम्पल लिखा हुआ है नॉर्थ गुवाहाटी में। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और चीज़ देखो, इस पे ये भी एक न्यूज़ था लेकिन इस पे कुछ क्वेश्चन बन नहीं रहा था, तो इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि एक हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है मणिपुर को, ताकि मणिपुर को अच्छे से कनेक्ट किया जाके बाकी नॉर्थ ईस्ट में, और फिर बाद में उसको कनेक्ट किया जा सके मेनलैंड इंडिया से। क्लियर है ना। तो फाउंडेशन स्टोन रखा गया किसके द्वारा, जो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री है नेशनल हाईवे के, मतलब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है एंड हाईवे, नितिन गडकरी जी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा। क्लियर। एक और क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, उसका नाम चेंज होके अब नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर है। तो आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी क्या जब से 1951 से था, 1950 से था? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी नाम पड़ा था 1985 में। किसने रखा था? राजीव गांधी जी ने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, उसको उन्होंने एमएचआरडी किया था। एमएचआरडी को अब हटा दिया गया है, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके अंतर्गत। क्लियर। यानी इससे ये भी पता चला कि प्रेसिडेंट के एसेंट की ज़रूरत होती है अगर मिनिस्ट्री का नाम आप चेंज कर रहे हो तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीसी को ध्यान देना, एनसीसी को आपको पता है रीस्ट्रक्चर किया गया है और इवन एक्सपेंड भी किया गया है। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स को एक्सपेंड किया गया है कि बहुत सारे कोस्टल इलाकों में या इंडिया के जितने भी बॉर्डर है ना, टोटल 173 बॉर्डर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, या तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जो इंडिया का, या कोस्टल डिस्ट्रिक्ट। इन यहाँ पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो एनसीसी जाएंगे। तो आपको पता करना है कि एनसीसी में रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, देखो ये तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले एनसीसी में कुछ रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई थी। तो रीस्ट्रक्चरिंग की जब बात की गई थी, किनके रिकमेंडेशन पे, किनके रिकमेंडेशन बताओ? लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेखतकर कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से, या एचएन कुंजरू कमेटी, या डीडी बख्शी कमेटी, या नन? सोच लिया आपने? हाँ, सही सोचा आपने। इसका करेक्ट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सेखतकर कमेटी। आपको पता है इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, बहुत सारे, इनकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन थे और इनका अधिकतर रिकमेंडेशन अप्लाई किया जा चुका है। ध्यान देना आप इन्होंने ये नाम आपको याद होगा, क्यों? एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स इन्हीं के रिकमेंडेशन पे आया, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे आया। और आपको बताना है एक, हाँ चलो यहाँ पे आगे मैं बता दूँगा। डीडी बख्शी, आपको पता होगा इनका जो सुपर फास्ट सबसे इनका बहुत फेमस हुआ इनका वो डायलॉग, आपको पता ही होगा। क्लियर। अब देखो कब इस्टाब्लिश किया गया था एनसीसी को? 1948 में। किन के रिकमेंडेशन पे? एचएन कुंजरू कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और ये तीनों फोर्सेस में होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इमरजेंसी के सिचुएशन में आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर होती है, और इसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल, जो 3 स्टार रैंक होते हैं, 3 स्टार मिलिट्री रैंक के ऑफिसर होते हैं, वो इनको परव्यू करते हैं, उनके हेडेड में होता है। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? बताइए। 29 अगस्त, 12 जनवरी, 7 दिसंबर, या नन? क्लियर। तो इसका सही आंसर है 29 अगस्त। तो ये तो आपको याद हो गया, लेकिन बताइए भैया किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है, किनका जन्म हुआ था इस समय? क्लियर, बताइए। तो आपको सबको पता है भाई, पता है ना, हमारे हॉकी किंग मिस्टर ध्यानचंद सिंह। क्लियर। नेक्स्ट है एक फिट इंडिया। देखो फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर ही एक और मूवमेंट आया है, यूथ क्लब। देखो फिट इंडिया यूथ क्लब। क्लियर। इसको लॉन्च किया, आपको पता होना चाहिए, इनको लॉन्च किया किरण रिजिजू। लेकिन सबसे पहले आपको बताना है फिट इंडिया के अंदर आता है, फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर ही है फिट इंडिया यूथ क्लब। तो आपको बताना फिट इंडिया मूवमेंट किस मिनिस्ट्री का पार्ट है? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पार्ट है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का पार्ट है, या डायरेक्टली पीएमओ के अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, या नन ऑफ दिस? क्लियर। तो न्यूज़ क्या पूछा मैंने, उसमें से क्वेश्चन क्या निकाला, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए। न्यूज़ तो आपको 2 मिनट में, क्योंकि इस न्यूज़ से क्वेश्चन रेयरली ही बनेगा, क्योंकि आपसे पूछेगा फिट इंडिया यूथ क्लब
किस मूवमेंट के अंदर आता है। तो ऐसा थोड़ी पूछ देगा इतना आसान कि फिट इंडिया मूवमेंट आपको डायरेक्ट आंसर पता ही चल जाए, नहीं पूछेगा ना भाई। क्लियर। तो इसका आपको पता है फिट इंडिया मूवमेंट किस मिनिस्ट्री का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का पार्ट है। क्लियर। इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू। क्लियर। अब किरण रिजिजू है, आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माले, देखो 3-4 आइलैंड का नाम बताया गया है, आपको बताना है ये आइलैंड किस देश का पार्ट है। माले, थीलाफुसी, गुल्फी फाहू, ये 3 आइलैंड है। इन 3 आइलैंड किस कंट्री का, देखो भाई एक आइलैंड से आपको नहीं पूछेगा, लेकिन 3-4 आइलैंड क्योंकि न्यूज में आ रही थी और इंडिया से रिलेटेड है इसीलिए पूछ देगा। तो ये किसका पार्ट है, किस देश का पार्ट है, आपको पता है, ये तो पता ही होगा माले, मैंने इसलिए थोड़ा ऑप्शन ईजी दिया कि मालदीव्स का पार्ट है। और एक करंट अफेयर्स इसका कहाँ से रिलेटेड है, इंडिया ने $500 मिलियन का फाइनेंशियल पैकेज दिया है ताकि उन्हों जो मालदीव्स में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था ना, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, इस कनेक्टिविटी को लोग जोड़ ख़त्म कर सके, मतलब इसको कनेक्ट कर सके। क्लियर। किसको कनेक्ट कर रहे हो, माले को कनेक्ट कर रहे हैं 3 से। एक तो 2 ऑप्शन तो आपने देख ही लिया, गुल्ही फाहू और थीलाफुसी और बिलिंगली, तीनों को कनेक्ट कर रहे हैं माले से। क्लियर ना। इसके अलावा इंडिया और भी इनमें मदद करी, शायद सुप्रीम कोर्ट बनाने में भी इनका प्रोजेक्ट में मदद की, और बजटरी सपोर्ट भी हेल्प की, उनके बजट को सपोर्ट की ताकि कोविड-19 से वो सॉर्ट आउट हो सके, मतलब कोविड-19 का प्रॉब्लम में वो डट के खड़े रहे। क्लियर। ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत थोड़ा टेक्निकल है। आपको बताना है इसमें से 4 प्लेस में से 3 प्लेस ऐसा है जो एक लॉन्गिट्यूड का पार्ट है, एक लॉन्गिट्यूड, लेकिन एक जो प्लेस है चारों में से एक प्लेस है जो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड पे है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको आ चुका है, बहुत सारे एग्जामों में आता है, अब कहीं भी आ सकता है, इजी से इजी एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए मैंने पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर डिफरेंट इन लॉन्गिट्यूड अदर देन अदर 3। क्लियर है, बाकी 3 प्लेस है बिल्कुल अलग है। क्लियर। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। मैं फिगर दिखा देता हूँ, देखो दिल्ली है यहाँ पे, और बाकी मैंने जो श्रीनगर दिया है, कटरा दिया है और अमृतसर दिया है, ऑलमोस्ट पास है ना। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम वाजपेयी जी का पोर्ट्रेट कहीं पे लगाया गया, कहीं पे उनकी जो प्रतिमा है किसी प्लेस पे लगाया गया। नेम द प्लेस वेयर पोर्ट्रेट ऑफ फॉर्मर पीएम वाजपेयी जी अनवेल्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। बताइए, इनका पोर्ट्रेट अनवेल किया गया बाय प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। कहाँ पे, प्लेस कहाँ पे, किस जगह पे। तो पहला ऑप्शन है हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप। सेकेंड ऑप्शन है हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। थर्ड है कि पीएमओ ऑफिस के पास में है, क्योंकि उन्होंने पीएमओ में बहुत ज़्यादा दिन काम किया। आपको पता 3 बार प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने थे, आप ध्यान रखना 3 बार, एक बार तो कुछ दिनों के लिए, एक बार कुछ महीनों के लिए, और एक बार तो पूरा 5 साल के लिए बने थे। तो ये ध्यान रखना है कि 3 बार बने थे। क्लियर। तो कहाँ पे उनका बनाया गया है पोर्ट्रेट, भाई बनाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप के बाद, क्योंकि एक बार इस बॉडी का प्रेसिडेंट रहे थे वाजपेयी जी। क्लियर। आपको बताना है द फाउंडर, आप क्वेश्चन होता है कि जो बॉडी का नाम मैंने बताया इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर कल्चरल रिलेशन, इसके फाउंडर कौन है बताइए। ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पीएम राजीव गांधी या नन। क्लियर। तो ऑब्वियसली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इनके बारे में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आपको पता होगा, ये पहले फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। क्लियर। कुछ और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप के बारे में। देखो इसका काम क्या है पता है, दुनिया के अलग अलग जगह पे अपना सेंटर एस्टैब्लिश करना, और इंडिया के जो कल्चर है, इंडिया की म्यूजिक, इंडिया के डांस, इंडिया के योगा, सबके बारे में पूरे दुनिया में फैलाना। क्लियर है ना, पूरी दुनिया में फैलाना। तो पहला क्या है, टोटल 36 कल्चरल सेंटर है अलॉन्ग द ग्लोब। और हायर एजुकेशन, और मतलब इंडिया को, और क्योंकि इंडिया के बारे में लोगों को पता चल गया तो इंडिया हब नहीं बनेगा हायर एजुकेशन, क्योंकि लोग यहाँ पे पढ़ने आएंगे। क्लियर। उसके बाद एक ऑटोनोमस, जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप है,
एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और इंडिया के एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशनशिप को हैंडल करती है और कल्चरल एक्सचेंज करती है थ्रू अदर कंट्री। और फाउंड किन के द्वारा किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत माला हम प्रोजेक्ट सुनते हैं, इसका मेन एम क्या होता है? मेन एम है क्या? क्लियर है ना? सबसे मेन तो एम हम बोलते हैं कि ये स्टीमलेस ट्रैवल को ज़्यादा, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल किया जा सके, स्ट्रीमलाइन चाहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम को किया जा सके इंडिया के बॉर्डर कंट्री सबके साथ। तो पहला है ऑप्शन देखना, 24 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाना चाहते हैं ताकि एक देश से दूसरे देश आराम से ट्रैवल हो सके। सेकंड ऑप्शन है ट्रांजिट थ्रू बांग्लादेश टू इम्प्रूव नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी। हाँ भाई, इंडिया से बांग्लादेश जाओ, बंगाल से बांग्लादेश जाओ, फिर नॉर्थ ईस्ट जाओ ताकि आराम से जा सको, नहीं तो चिकन कॉरिडोर से होकर कितना मुश्किल होगा। थर्ड है कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, म्यांमार इस सबको कनेक्ट करो, थाईलैंड इस सबको कनेक्ट करो, जिससे मतलब कि बांग्लादेश, भूटान इस सब में भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो। नहीं तो काफ़ी हद तक मतलब भूटान बांग्लादेश के बीच का बहुत कम रेयर रिलेशनशिप है, और बाकी मतलब इंडिया के साथ सबका अच्छा है लेकिन बाकी दो देशों इन सब के साथ कम है। तो ये चाहते ये भी बढ़ाना करने, ट्रांसपोर्टेशन रहेगी तो हो ही जाएगा ना भाई। क्लियर है? तो इसका ऑल करेक्ट आंसर है। तो बस मेरा इसमें सारा क्वेश्चन आपको पता है। अधिकतर क्वेश्चन पूछने का मेरा मोटिव ये नहीं होता कि मैं आपसे गलत करवा देता हूँ यार, एक और गलत करवा, नहीं, इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन आपको मज़े से देना क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ताकि आपको उस इन्फॉर्मेशन को भूलो मत। क्लियर ना? क्या क्या करना है? इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लगाओ जिससे आपको आराम से एक देश से दूसरे देश ट्रैवल कर सको। बांग्लादेश से इंडिया से कोलकाता से बांग्लादेश जाओ, बांग्लादेश से फिर नॉर्थ ईस्ट जाओ, आराम से ट्रैवल हो सकता है। ये सी वैसी बात। क्लियर? आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, क्लियर है ना? एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं क्यों लाया हूँ, क्योंकि आपको पता होगा एक कमेटी का एस्टैब्लिश किए गए हैं, एक कमेटी का, जिसमें बताया गया है कि उस कमेटी का काम है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुछ मेंबर होते हैं, उस मेंबर को चुनना इस कमेटी का काम होगा। इस कमेटी में कुछ लोग होंगे, इनका काम है कि हम किसको चुने कि वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऑफिस में जाके आराम से बैठे, आराम से मॉनेटरी पॉलिसी के लिए काम करें। तो कुछ स्टेटमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि फिर इस पे क्वेश्चन नहीं ना बनता, तो मैं इसलिए थोड़ा आपसे थोड़ा अलग पूछता हूँ, क्योंकि ये सब देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहने के लिए स्टैटिक होगा हमें, लेकिन भाई स्टैटिक का भी तो रिवीजन जरूरी है ना। तो कैसे करेंगे स्टैटिक का रिवीजन? इतना स्टैटिक का रिवीजन आप करंट अफेयर्स जैसे पढ़ती है तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाइए ना। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स बार बार रट रहे हैं, हर एक चीज़ सिर्फ जो दिया है बुक में वही रट रहे हैं। नहीं भाई, सिर्फ वही रटने से नहीं होगा। क्वेश्चन 5-7 ज़्यादा बने तो बने, लेकिन उसके साथ मैं बैकग्राउंड का क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा। और देखो मैं जितना आपको कराता जाऊंगा उतना एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाएगा, तो उतना, क्योंकि अभी तक मैं खुद अपने लिए करता था, लेकिन मुझे अभी तक करंट अफेयर्स दूसरों को कैसे देना है, चुन कर कैसे देना है, ये उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जितना जितना बनाता जाऊंगा उतना मुझे एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो आपको और ज़्यादा अच्छा से मिलेगा। क्लियर? तो आपको बताना है किस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्लियर? इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, तो आपको पता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्लियर? पहला ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं और उनके पास वेटो पावर होता है। क्लियर? और सेकंड ऑप्शन है द कमिटी विल हैव 6 मेंबर आउट ऑफ 3 गवर्नमेंट नॉमिनेट 3 मिनिस्ट्री, मतलब 3 गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं। हाँ, नॉमिनी बोल सकते हैं, नॉमिनी मतलब गवर्नमेंट 3 नॉमिनेट करती है, अपने 3 मिनिस्टर को नॉमिनेट करती है। गवर्नमेंट नॉमिनेट आउट ऑफ 3, गवर्नमेंट क्या करती है? नॉमिनेट करती है अपने 3 मिनिस्टर को। थर्ड ऑप्शन है कि साल में सिर्फ और सिर्फ 2 बार मीटिंग होती है। आपको बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। भाई सारा ऑप्शन इनकरेक्ट है, बताऊं कैसे? पहला देखो यहाँ पे गलत हो, इनके पास वेटो पावर नहीं है, भले ही ये चेयरमैन है लेकिन इनके पास वेटो पावर नहीं है। सेकंड ऑप्शन, कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, मान लेते हैं 3 गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ये भी मान लेते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर कभी भी मिनिस्टर नहीं होते।
क्लियर है ना। और मीटिंग मिनिमम 6 टाइम्स होना चाहिए, ज़्यादा जितना बार हो सकता है। इमरजेंसी के सिचुएशन में, अभी कोरोना के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बार हो रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है पता चल गया आपको, कितना इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया। ये सब आपको घुमा कर पूछता तो आप सही कर पाते। आप सोचिए खुद से। क्लियर। आपको कोई करेंट अफेयर सीधे रटवा रहा है कि हाँ 4 में से एक बताइए, तो भाई एक बार सोचो क्या वो उतना आपके लिए यूजफुल होगा। तो एक बार सोचो, आपको अच्छा लगता है ना तो आप मुझे मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्लियर। लेकिन एक बार थोड़ा सोचो कि क्या आप जो करेंट अफेयर सिंपल रट रहे हैं 4 में से एक, वो आपको एग्ज़ाम हॉल तक याद रहेगा, और याद रहेगा तो क्या फ़ायदा होने वाला है उससे। क्लियर है। अब थोड़ा सोचना। क्लियर। तो कुछ और देखो, अब एक क्वेश्चन आया था ना, मैंने बताया था ना कि एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बन रही है। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 3 मेंबर तो आरबीआई से आ जाएगा, लेकिन 3 मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो गवर्नमेंट मोदी जी खुद नॉमिनेट कर लेंगे? नहीं भाई, 3 लोग नॉमिनेट, गवर्नमेंट किस किस को अपॉइंट किया कि आप नॉमिनेट करो 3 बंदा हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ज्ञान किसको हो सकता है। आप इंटरव्यू लो तो कि कौन कौन लोगों को बोला गया कि आप चुनो। एक है आरबीआई के गवर्नर को बोला गया है, दूसरा नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को पूछा गया है, और थर्ड है कैबिनेट सेक्रेटरी। इन तीनों को बोला गया कि भाई जाइए आप तीनों खोजिए 3 आदमी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। क्लियर। तो इनके अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसके हेड कौन है। सिलेक्शन, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, सर्च भी करना है और फिर सेलेक्ट भी करना है 3 लोग के। इसके मतलब चेयरमैन है राजीव गौबा, कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गौबा। क्लियर। और ये दोनों मेंबर है इसके, और इन लोग और भी मेंबर होंगे, लेकिन ये तीनों मेन मेंबर है। ये ढूंढ के देंगे 3 हमारे स्टार, 3 स्टार लोग को ढूंढ के देंगे, और वो 3 स्टार हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में काम करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे, हमारे ग्रोथ रेट को इंक्रीज करेंगे। क्लियर ना। और क्या है इसमें, हाँ एक और लोग इसमें चुने गए हैं। ये तो हेड है, लेकिन एक लोग और है इसमें जिनका नाम है हमारे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, जिनका नाम है तरुण बजाज। तो आप ये नाम याद रखो। पता है भाई, कई बार ये क्वेश्चन सब आते हैं। मैं कई बार क्वेश्चन देखा था एक ही एग्जाम में, ये तीनों क्वेश्चन थे, ये तीनों क्वेश्चन थे, ये तीनों के एग्जाम थे। और वो पेपर कोई ऐसा वैसा नहीं था। आई थिंक वो पेपर था बीपीएससी का। तो आप जो पीसीएस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जो बैंकिंग का एग्जाम है, जो एनटीपीसी का एग्जाम है, उसमें तो आराम से आ जाएगा। क्लियर। एक और, तो इसीलिए इस पेज को, मेरा इस स्लाइड को डालने का मतलब यही था कि मैं सिंपल वो एक क्वेश्चन करके आगे भी चला जाता, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है जिससे क्वेश्चन आ जाए। प्राइम मिनिस्टर के एक प्रिंसिपल एडवाइजर है, सबसे प्रिंसिपल एडवाइजर है, उनका नाम है श्री पी के सिन्हा। इनको भी याद रखो। प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइजर कौन है? पी के सिन्हा। क्लियर। अब नेक्स्ट बताना है, गवर्नमेंट ने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है, एक पोर्टल बनाया, हम ऐसे बोल सकते हैं। उसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। भाई जो ऑनेस्ट इंसान है उसको ऑनर हम करते, उसको हरास नहीं करते। जो टाइम पे टैक्स चुका रहा है उसको मतलब कि उसको हरास करने से कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा नुकसान ही होगा, फिर वो भी नहीं देना, छोड़ देंगे। क्लियर है ना। तो इसके 3 मेन फीचर है। क्या वो 3 फीचर्स कौन कौन है? फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, मतलब आप एसेस कर सकते हो, अपील कर सकते हो, या टैक्स पेयर का चार्टर। ये तीनों फीचर्स है उसके। हाँ तीनों फीचर्स है भाई, यहाँ देखो ना, तीनों फीचर्स हैं। फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, टैक्स पेयर चार्टर। एक और इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं भाई, क्योंकि हम इतना फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आती है। डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपसे पूछ लेगा भाई आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन कौन डिपार्टमेंट आती है, आपको ऑप्शन दे देगा, तो आप फंस भी सकते हो। क्लियर है ना। तो जैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट में आप शायद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भी लगा सकते हो। क्लियर है ना। तो देखो कौन कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। क्लियर, जिसको हम दीपम बोलते हैं। और एक इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर। एक और भाई पूछ ले,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। बताइए बजट किनके द्वारा बनाया जाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री की कौन सी डिपार्टमेंट? बताइए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर या नन? बताइए बताइए। ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इतना बार आपने सुना होगा। क्लियर। एक ध्यान देना, एक बनाई गई है माइक्रोवेव डिवाइस जिसका नाम है अतुल्या। अतुल्या बनाई गई है, उसको नितिन गडकरी जी ने अनवेल किया। नितिन गडकरी जी कौन मिनिस्टर है? आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट वाले हैं। क्लियर, आप लोग देख लेना, क्योंकि मिनिस्टर लोग के नाम उतने भी मुझे याद नहीं है। मुझे खुद मतलब मैं खुद भी ऐसे फैक्ट वगैरह जो होते हैं ना, जो एकदम फैक्चुअल होते हैं, उससे मैं खुद दूर भागता रहता हूँ, क्योंकि मुझे उतने याद नहीं रहते हो पाते हैं। तो मैं ऐसे तो जब मैं आपको खुद कराऊंगा तो मैं इसलिए आपको रेगुलर कुछ कुछ फैक्ट दे रहा हूँ, ताकि मेरा भी जो एक थोड़ा वीक पक्ष है वो स्ट्रांग होने लगे धीरे धीरे। क्योंकि कॉन्सेप्ट वगैरह ऐसे ऐसे घुस घुस के क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो पर्सन के नाम बहुत मतलब इतनी कमेटी वगैरह बहुत मुश्किल होता है मुझे खुद। तो इसी बहाने मुझे आपको कराते कराते मेरे में वो स्ट्रांग पक्ष आ जाए, तो इसलिए मैं ये वाला स्लाइड डालने का क्योंकि ए वाला स्लाइड, क्योंकि ये नाम तो मुझे पता था, लेकिन मतलब ये नाम तो बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत ऐसे नाम होते हैं जो नहीं याद रहते हैं। क्लियर, क्योंकि सारे मिनिस्टर के नाम, जैसे आपको एजुकेशन का मिनिस्टर का नाम याद रहेगा क्योंकि बहुत बार न्यूज़ में आते रहते हैं। तो जो लोग न्यूज़ में आते रहते, जैसे आपको लॉ मिनिस्टर का नाम बहुत ही फ्रिक्वेंट आप सुनते होइएगा, रविशंकर जी। और उसके बाद निशंक जी एजुकेशन मिनिस्टर है। और क्लियर, नेक्स्ट बताते हैं। हाँ, ये भी हो गया। अब ये बताइए, तो एक माइक्रोवेव डिवाइस आया है अतुल्या, जिसको नितिन गडकरी जी ने अनवेल किया। बताइए इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इस डिवाइस है, एक डिवाइस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला, इट डिसइंफेक्ट, किसी भी प्लेस को डिसइंफेक्ट कर देंगे 30 सेकंड के अंदर। चलो अच्छी बात है। सेकंड है, ये थोड़ा बहुत यूवी रेज को भी इमिट करता है। डिसइंफेक्शन जब करता रहता है ना, अपने कीड़ों मकोड़ों को मारते रहता है, क्योंकि कोरोना के समय में हमें साफ सफाई ज़्यादा रखना है, तो थोड़ा बहुत यूवी रेज को भी इमिट करता है। 100% मेड इन इंडिया है या नन? क्लियर, बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? भाई सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि भाई अगर यूवी रेज को इमिट कर रहा है तो हमें इस डिवाइस पे उतना भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये डिवाइस बहुत अच्छा है, इसलिए कि भाई यूवी रेज इमिट जब करता ही नहीं तो इंसान को काहे का नुकसान। क्लियर। एक और वो है, बस एक स्टेटमेंट है, एक्सीलेंसी अंडर इन्वेस्टिगेशन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करती है? जो लोग इन्वेस्टिगेशन में अच्छा काम करते हैं, एक्सीलेंस वाला काम करते हैं, उसको मेडल देती है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑफिसर को मेडल दिया गया, बहुत सारे पुलिस पर्सनल के, ऑलमोस्ट 120। तो ये कुछ आपसे कोई पूछेगा नहीं कहाँ किन किन को मिला, ये भी आपसे पूछेगा नहीं। एमपी महाराष्ट्र के पुलिस को मिला है, बहुत सारे एसबीआई को मिला है, और बहुत सारे वुमेन 21 वुमेन को मिला है। तो ऐसे नहीं पूछेंगे ना। क्लियर है? क्यों दिया जाता है? ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मीट किया जा सके, कि क्राइम स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मीट किया जा सके। क्लियर। तो आपसे पूछेगा नहीं ना, इसलिए मैं सीधा स्टेटमेंट में इसको क्या क्वेश्चन बनाऊँ, बस आपको बता दिया हूँ। क्लियर, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मेरा कोई भी न्यूज छूटा हुआ है। क्लियर। देखो ऑलमोस्ट होंगे, मैं बता रहा हूँ 1000+ न्यूज होंगे, लेकिन मैं इसको करूँगा ऑलमोस्ट 1500, क्योंकि आपका 500 बिल्कुल इससे रिलेटेड स्टैटिक कवर कर रहा हूँ। स्टैटिक का मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपसे हिस्ट्री पूछ रहा हूँ, नहीं भाई, क्योंकि आप क्वेश्चन थोड़ा डायनेमिक आते हैं, मिनिस्ट्री वगैरह से पूछने लगते हैं, उस मिनिस्ट्री के स्कीम पूछती है, उस मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट पूछती है, उस मिनिस्ट्री के जो सबसे हेड होते हैं उनके बारे में पूछता है। तो हमारे देश के बारे में जितना आप जान लीजिएगा ना, देश के अंदर के बारे में ज़्यादा जान लीजिएगा, उतना ही सही रहेगा, तो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। चलिए, क्योंकि इसका पीपीटी मैं खुद बनाऊंगा, लेकिन बाकी आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि कुछ पीपीटी मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ। इस नंबर पे आप यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना इसके स्क्रीनशॉट करने के बाद। क्लियर। जितना भी मिनिमम हो सके आप लोग करना, ताकि हम कुछ, क्योंकि आपको पता है 10 अक्टूबर से जो हमारा प्लान है वो कितना मस्त प्लान है, मुझे बहुत पसंद है वो प्लान। क्लियर। अब बताना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट नहीं आता है, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आता है, बताइए। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बताइए। भाई आपको अगर पता होगा कि इसमें से एक है जो सीधा सीधा पीएमओ के अंदर आता है, वो आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, क्लियर। बाकी सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, तो सिर्फ 3 आते हैं, नहीं भाई 3 और आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, हो गया ना 6। तो आपको पूरा पता हो गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर का, क्लियर। इसमें से कौन सी ऑफिस है जो डायरेक्ट पीएमओ के अंदर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बोथ नन, क्लियर। बोथ आपको पता है क्योंकि एटॉमिक एनर्जी में बता दिया, स्पेस भी आता है। देखो यहाँ पे पीएम के अंदर डायरेक्ट आता है, पीएम इसके भी यूनियन मिनिस्ट्री होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन के, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के सबसे इन सब के हेड होते हैं, जो रॉ वगैरह नहीं हमारी होती, क्लियर, ये सब इनके सब के हेड होते हैं। पीएमओ ऑफिस के अंदर 2 मेन ऑफिस आता है, 2 डिपार्टमेंट आता है, एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इसरो अंतरिक्ष आता है, और भी आता है NSIL, क्लियर। ये भी आपसे पूछ सकता है ना भाई, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन के अंदर 3 डिपार्टमेंट आती है, मतलब इस मिनिस्ट्री के अंदर 3 डिपार्टमेंट, कौन कौन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना भाई, क्लियर। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैचिंग करेक्ट है। पहला है प्रमोद कुमार मिश्रा, PK मिश्रा, जो हमारे एक से, भाई फिर से मैं वही बता रहा हूँ कि मैं कुछ आपसे पूछूंगा फैक्चुअल, बिल्कुल फैक्चुअल, पर्सन इन न्यूज़, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पर्सन इन न्यूज़ डायरेक्टली पूछता है। प्रमोद कुमार मिश्रा जो कि एक IAS है, ये ध्यान नहीं रखना है, क्या वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, सेकंड ऑप्शन। अजीत कुमार डोभाल जी जो कि IPS है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और PK सिन्हा प्रिंसिपल एडवाइजर टू PM है। तो ये भी ध्यान रखना कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री के रैंक के है, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पिछली बार ही सरकार ने किया कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक, और PK सिन्हा जो कि है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रैंक के, क्लियर है ना। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर है ऑल। भाई देखो मैं तीनों को अलग अलग आपको पूछ सकता था ना, इससे मैं 6 क्वेश्चन बना लेता, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं ना, आपको और भी याद नहीं रहते। मुझे क्वेश्चन जितना मिनिमम से मिनिमम बना सकूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, क्लियर है ना। मिनिमम क्वेश्चन मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं 1-2 वीडियो देखा था कि वो लोग एक पेज को मैं अगर उस एक पेज का इन्फॉर्मेशन था, एक पेज का मतलब क्या होता है 10-15 लाइन, उसको लोग 40 क्वेश्चन बनाए थे और लोग आराम से कर रहे थे, वाह 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 वाह। मतलब मुझे तो कभी कभी अजीब लगता है कि यार थोड़ा तो मतलब ध्यान रखिए ना कि मतलब एक पेज का स्टेटमेंट है, उस पर 50 क्वेश्चन आप बना ही के क्या कर लोगे, क्लियर ना। इसको मैं 6 क्वेश्चन भी बना दूंगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी किस रैंक के हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किस रैंक के हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर किस रैंक के हैं। पहले का 2-3 वीडियो में बनाया, उसमें भी मुझे लगा यार कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है, क्लियर है ना। उससे अच्छा मैं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दूँ, क्वेश्चन कम से कम बनाऊँ, क्लियर ना। अब बताना है एक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ड्राफ्टेड द स्टैंडर्ड, ध्यान देना, एक बॉडी है जो क्या बताती है कि भाई वाटर सप्लाई जो सरकार करी है उसका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब इसमें इतने मिनरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा वाटर दे दो, ओह कोई छू ही नहीं रहा है, कोई सूंघ ही नहीं पा रहा है उसको, क्लियर है ना। तो स्टैंडर्ड बताना, स्टैंडर्ड की ड्राफ्टिंग करना कौन करता है, एक ड्राफ्ट का मतलब होता है एक लेटर देना, बताना कि भाई आपके वाटर में इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप बोल दोगे वाटर में कितना भी लेड है, कितना भी कैडमियम है, क्या फ़र्क पड़ता है, फ्री में तो दे रहे हैं भाई, ऐसे नहीं होता है, आप एहसान नहीं कर रहे हो, क्लियर है ना। तो आपको बताना कौन सी बॉडी ड्राफ्ट की है, वो बॉडी क्या, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, क्लियर है ना। सेकेंड है ऑप्शन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री जल शक्ति मिनिस्ट्री, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, नन, क्लियर। अब बताओ इसका आंसर, सोचो सोचो, जल मिनिस्ट्री है क्या, ऑब्वियसली नहीं, कोई भी स्टैंडर्ड देने का काम होता है तब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देती है, क्लियर ना। क्योंकि उन्होंने दिया नहीं, इन्होंने बताया
कि भाई एक स्कीम आ रहा है नल से जल, कि सारे घर में, सारे जितने भी हाउस होल्ड हैं उनके घर में नल का फैसिलिटी हो, वाटर सप्लाई की व्यवस्था हो। क्लियर है ना, ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा लोचा दिया था कि ये दोनों, ये वाली अब नहीं रही भाई, ये वाली अब नहीं रही, मिनिस्ट्री नहीं रही। अब जल शक्ति मिनिस्ट्री, दो पुरानी मिनिस्ट्री को जोड़ के बनाया गया। दो पुरानी मिनिस्ट्री कौन है? एक मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, ये जो मिनिस्ट्री थी, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन दोनों मिनिस्ट्री को मिला दिया गया है। इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी जल शक्ति मंत्रालय। क्लियर? डेडलाइन क्या है नल से जल? नल से जल आपको पता ना कि सारे घर में पहुंचाना है जल, लेकिन भाई उसका डेडलाइन क्या है बताइए? 2022, 24, 30, 24, 45, बताइए। ऑब्वियसली 2024। एक बार पता है डेडलाइन 13वीं बार दिया गया है सरकार के द्वारा आज तक में पूरे मिला के, ऐसा नहीं कि पहली बार। एक और न्यूज़ था बट उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपको क्वेश्चन बन सके। मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चरल एजुकेशन के लिए रेगुलेशन, मतलब मिनिमम, देखो कोई भी आर्किटेक्चर बना रहा है, आर्किटेक्चर बनाएगा, अगर कोई अगर मान लो आर्किटेक्चर की पढ़ाई होती है तो उसका एजुकेशन का मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होगा आर्किटेक्चर का? ऐसा थोड़ी हो कि उसे सिर्फ आप थ्योरी बता दो, अब वो घर बनाए तो भले घर 2 दिन में टूट जाए, पुल बनाए पुल 2 दिन में टूट जाए, नहीं भाई, उसका मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आप अगर आर्किटेक्चर की पढ़ाई पढ़ा रहे हो तो इनको ये सब नॉलेज तो होना ही चाहिए। क्लियर है ना? तभी तो भाई ह्यूमन हैबिटेट में इनोवेशन लाएंगे ये लोग। इनको कोई स्टैंडर्ड से एजुकेशन दिया ही नहीं तो काहे का इनोवेशन? क्लियर है ना? तो ये रेगुलेशन वगैरह जो बनाया गया है मिनिमम स्टैंडर्ड, किसने बनाया है? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट मिनिस्ट्री बनाए हैं। क्लियर है ना? एक्सपर्ट बनाए हैं जो काउंसिल ऑफ स्ट्रक्चर के थे। तो इस वीडियो में इतना ही है। हाँ, इस वीडियो में इतना ही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरा प्लान देख लो। प्लान 10 से आपको चालू हो रहा है, प्लान 10 अक्टूबर से। अगर आप यहाँ तक आए हो तो मुझे पता है कि आप बहुत डेडिकेटेड हो अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर आप यहाँ तक आए हो तो अपने मेरे कमेंट में लिखना नल से जल। क्लियर? अगर यहाँ तक आए हो तो मुझे लग रहा है आप बहुत डेडिकेटेड हो, ध्यान से देख रहे हो, बस ऐसे ही लग रहा हो भाई, हो जाता है, आराम से हो जाएगा। क्लियर? चलो मिलते हैं फिर। चलो थैंक यू सो मच। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो ज़रूर करना, हमारी हेल्प करो और हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे जितना मेरे से हो सकता है। लूसेंट आपको करा रहा हूँ, लूसेंट कंप्लीट करवा रहा हूँ। लूसेंट को आज तक पीपीटी में कोई नहीं करवाया, बस लूसेंट लोग ऐसे ही करा देते, लेकिन मुझे अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं लूसेंट पीपीटी से मैं करवा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं। चलिए थैंक यू सो मच।